हे गाइस, दिस इज़ योर नीरू मैम। मैंने सोचा कि सिर्फ 12th को ही क्यों 11th की भी क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए केमिस्ट्री की। तो मैं आज से 11th की भी क्लासेस स्टार्ट करी हूँ केमिस्ट्री की। तो मैं आज से जो चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करी हूँ वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 2 है आपकी केमिस्ट्री की बुक का। केमिस्ट्री की बुक में 11th क्लास में 12th क्लास में 2 बुक्स हैं। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये पार्ट 1 है, पहली वाली बुक है, ये फर्स्ट वाली बुक है। तो इस फर्स्ट वाली बुक का ये सेकेंड चैप्टर है। तो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग चैनल से जुड़ सकें एंड मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं उन चीज़ों की भी वीडियो बनाऊंगी। ऑब्वियसली थोड़े टाइम में मैं उनका भी वीडियो डाल दूंगी, उस चैप्टर का भी वीडियो डाल दूंगी। फ़िलहाल मैं इस चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है इसके अंदर परमाणु या एटम बोलते हैं इंग्लिश में, दोनों टर्म्स में हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है परमाणु या फिर एटम। खोजकर्ता थे इसके जे डाल्टन। जे डाल्टन ने ही परमाणु की खोज की थी। खोजकर्ता है इसके जे डाल्टन। जे डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, तो इसलिए जे डाल्टन इसके खोजकर्ता हैं। अब परमाणु होता क्या है? तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, वो छोटे से छोटा कण। सूक्ष्मतम कण का मतलब होता है एकदम छोटे से छोटा कण, कि अब इससे छोटा कुछ नहीं है, जिससे मिलकर अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है उसे हम परमाणु कहते हैं। दोबारा समझिए, परमाणु की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा, वह सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर क्या बनते हैं? अणु। और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है उसे हम कहते हैं परमाणु। परमाणु के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सब ने पीरियोडिक टेबल देखी है, आप लोगों ने सब ने तत्वों की आवर्त सारणी देखी है। तो तत्वों की आवर्त सारणी में आपको जितने भी तत्व दिखाई देते हैं वो सब परमाणु के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु का एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, क्लोरीन, आयोडीन एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है? ये सब परमाणु के एग्जाम्पल हैं। तो इसके अलावा आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी परमाणु दिखाई देते हैं वो सब क्या हैं? वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। किसके? परमाणु के एग्जाम्पल हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अणु। तो अणु किसी तत्व या यौगिक के वे सूक्ष्मतम कण, वो छोटे से छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं मतलब कि जो फ्री स्टेट में आपकी प्रकृति में पाए जाते हैं। ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जो फ्री स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में आपकी प्रकृति के अंदर नहीं पाए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल धातुएं। धातुएं फ्री स्टेट में या फिर स्वतंत्र अवस्था में पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं, वो खनिजों के रूप में पाई जाती हैं। स्वतंत्र अवस्था का मतलब होता है कि वो किसी के साथ मिली हुई पाई जाती हैं, वो अकेली सिंगल नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्शन करती हैं, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। तो इसने बोला कि किसी तत्व या यौगिक के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं। सबसे बड़ी बात कि जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण भी उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अणु। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल दिया है O2, Cl2, H2 एट्सेट्रा। आपने हाइड्रोजन पढ़ा था। हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन किसका एग्जाम्पल है? परमाणु का। किसका एग्जाम्पल है? परमाणु का। पर अब आप पढ़ रहे हैं अणु, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो था वो परमाणु का एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था? परमाणु का। अब आप पढ़ रहे हैं अणु, तो यहाँ पर अणु का एग्जाम्पल है H2। दोबारा देखिए, अभी परमाणु पढ़ा था, परमाणु का एग्जाम्पल था H। और जब हम H प्लस H करके
क्या बना देते हैं, H2 बना देते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है अणु का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है, ये अणु का एग्जाम्पल। जैसे कि O परमाणु है और फिर हम ऑक्सीजन का एक और परमाणु जोड़ देते हैं, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, O2। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु, ये क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु, पर ये क्या है, ये है ऑक्सीजन का अणु। तो दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। ये सबको समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग है परमाणु के मूल कण। परमाणु के मूल कण इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम बोलते हैं परमाणु के मूल कण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम या परमाणु के मूल कण, और इसको परमाणु के मौलिक कण भी बोलते हैं। तो ये मौलिक कण के नाम से भी आपको डेफिनेशन लिखी हुई दिखाई दी जाएगी, हेडिंग लिखी हुई दिखाई दी जाएगी। तो परमाणु के 3 महत्वपूर्ण मौलिक कण होते हैं। 3 महत्वपूर्ण मौलिक कण इसलिए होते हैं, महत्वपूर्ण या मौलिक कण इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि परमाणु जब टूटता है तो उसके अंदर से सिर्फ ये 3 ही कण निकलते हैं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे कण निकलते हैं। पर वो जो बहुत सारे कण निकलते हैं ना टूटने पर, उनका स्थायित्व नहीं होता है। मतलब कि वो जब परमाणु टूटा तो वो निकले और निकलते ही तुरंत के तुरंत नष्ट हो गए। तो जब वो नष्ट ही हो जाते हैं, जब वो स्टेबल ही नहीं है, जब वो स्थायी ही नहीं है, तो उनके बारे में इसलिए अध्ययन कम किया जाता है। तो हमारे कोर्स में या आपके कोर्स के अंदर, 12th के कोर्स के अंदर क्या है, परमाणु के 3 मौलिक कण जो कि हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप सब इन्हीं की स्टडीज करते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ये परमाणु के 3 मौलिक कण बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि परमाणु के और कण नहीं होते, परमाणु के और भी कण होते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल में मैं बताती हूँ, प्रोजेट्रॉन, न्यूट्रियॉन, ऐसे और भी कण हैं, लेकिन वो कण अस्थायी हैं, वो कण स्थायी नहीं है। इसलिए उन कणों के बारे में आप स्टडी जो है वो नहीं करते हैं। आप किन के बारे में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। तो हम भी इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है ई माइनस। ई के ऊपर जब माइनस का चार्ज लगा दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है, या फिर हम इसे -1 इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर 0 आवेश से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इसका प्रतीक है, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का तरीका। उसके बाद फिर आगे आता है इसका आवेश कितना है। आवेश का मतलब ये है कि इस पर चार्ज कितना होता है, इस पर चार्ज कितना है, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ध्यान रखिए, -19 और उसके बाद कूलाम, ये इसका आवेश है, ये इसका चार्ज है। इसके बाद आता है कि इसका द्रव्यमान कितना है। तो द्रव्यमान के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि द्रव्यमान हमें तो इसमें बताया था, हमें तो ये बताया था। तो द्रव्यमान एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आप 2 तरीके से याद कीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक याद कीजिए आप ग्राम में, दूसरा याद कीजिए आप AMU में। एक याद करना है ग्राम में और दूसरा याद करना है AMU में। अब ये होते क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम सबको पता है, ग्राम एक मेज़र करने की, किसी भी भार को मेज़र करने की यूनिट है। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1091 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक। इसके बाद एक और तरीके से मैंने आपको द्रव्यमान बताया है, ये ग्राम में बताया था और अभी मैंने आपको AMU में भी यहाँ मैंने द्रव्यमान बताया है। तो पहले मैं आपको AMU के बारे में समझाती हूँ कि व्हाट इज AMU। AMU को हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास एंड यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं इसको। एटॉमिक मास एंड देन यूनिट, ओके। तो ये AMU का फुल फॉर्म है, AMU शॉर्ट में लिखते हैं, ये AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि जो सबसे छोटा है, अब इससे छोटा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये इसको
मेज़र करने का एक तरीका है, ये इसके भार को बताने का एक तरीका है, इलेक्ट्रॉन के भार को बताने का एक तरीका है एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब इससे छोटा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एएमयू में भार कितना है और इलेक्ट्रॉन का ग्राम में भार कितना है, ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का एएमयू में भार है 0.0005486 AMU, ये इसका एएमयू में भार है और ये इसका ग्राम में भार है। तो दोनों ही भार आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। आगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन और इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ प्रोटॉन, देन वी स्टार्ट विथ न्यूट्रॉन। ओके, सो प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन पढ़ते हैं पहले। तो प्रोटॉन सबसे पहले वही आता है कि इसका प्रतीक क्या है। तो प्रोटॉन का जो प्रतीक है वो है पी। प्रोटॉन का प्रतीक क्या है, पी। या फिर बहुत सारी जगहों पर आपको प्रोटॉन का प्रतीक ये भी दिखाई देगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको प्रोटॉन का प्रतीक आप ये समझ सकते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन से पर्पज से अगर आपको समझना है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रोटॉन का प्रतीक है। मैं आपको इसका पूरा रीज़न बताऊंगी कि ये प्रोटॉन का प्रतीक क्यों है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है आगे चल के बच्चों को। आप लोगों ने पीएच वैल्यूज़ पढ़ी होंगी, तो पीएच वैल्यू में आपको ये ऐसे ही हाइड्रोजन कंसनट्रेशन दिखाई देता है, हाइड्रोजन सांद्रता के रूप में, हाइड्रोजन आयन के रूप में दिखाई देता है ये। तो ये प्रोटॉन ही होता है, पर ये प्रोटॉन क्यों होता है वो समझते हैं हम थोड़ा सा। देखो, जब हम पढ़ेंगे अभी परमाणु मॉडल्स के अंदर, तब हम ये देखेंगे कि परमाणु के अंदर बीचों बीच नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जो हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ बीच में प्रोटॉन होते हैं और यहाँ बीच में न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, ये हो गया नाभिक, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन प्लस होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन, और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हाइड्रोजन का जो नाभिक है, हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है, हाइड्रोजन होता है 1H1। तो ये जो नीचे वाली संख्या है वो है इसका परमाणु क्रमांक और ऊपर वाली संख्या है इसका द्रव्यमान संख्या। तो हम थोड़े टाइम में अभी इसके में अंदर पढ़ेंगे कि किसी भी परमाणु के अंदर जितना परमाणु संख्या होती है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। जितनी परमाणु संख्या उतने उसके अंदर प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1। आपको नीचे दिखाई दे रहा है 1। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 1। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितनी परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितनी परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो अब होता क्या है कि परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, जो इसके नाभिक के बीचों बीच उपस्थित होता है, नाभिक के बीचों बीच उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं है, न्यूट्रॉन 0 होता है। क्यों होता है ये भी आपको थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि इसके अंदर एक प्रोटॉन उपस्थित होता है, ठीक है। और इसके बाहरी कोश में अब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं, सॉरी फॉर दैट, दोबारा समझ लेते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन है तो इसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अगर इसकी बाहरी कक्षा में से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर दिया जाता है, हमने ये इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, सिर्फ इसका नाभिक बचा। और उस नाभिक के अंदर क्या बचा, एक प्रोटॉन बचा। तो अगर मैं प्रोटॉन को हाइड्रोजन का नाभिक लिख दूं, हाइड्रोजन का नाभिक लिखने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और इसके ऊपर एक पॉजिटिव का साइन। क्यों, जितने इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव का साइन, ये भी समझ आ जाएगा बाद में। तो इसलिए प्रोटॉन को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दैट्स वाई जो प्रोटॉन होता है उसको हम हाइड्रोजन आयन
के रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए ये जो है इसे हम ऐसे या फिर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा दूँगी। ओके, नेक्स्ट आगे इसका आवेश कितना होता है। इसका आवेश सेम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश, बस डिफरेंस इतना है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश था वो नेगेटिव में था और जो प्रोटॉन का आवेश है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि इसका जो आवेश है वो है 1.603 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम एंड ये पॉजिटिव में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पॉजिटिव में है। ओके, आगे द्रव्यमान। द्रव्यमान फिर से इसका दो में है, एक ग्राम में है और एक एएमयू में है। आपको दोनों तरीके से याद करना है। ग्राम में है 1.6725 इंटू 10⁻² - 24 ग्राम और एएमयू में है 1.00727 एएमयू। ओके, खोज करता है इसके रदरफोर्ड। खोज करता रदरफोर्ड। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने नहीं की थी। प्रोटॉन जिन किरणों से निकला था, कैनाल किरणें जिनसे प्रोटॉन की खोज की गई थी, वो भी हम अभी आगे बढ़ेंगे, तो उन कैनाल किरणों की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, पर उन कैनाल किरणों से प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। पर कई सारी जगहों पर ये लिखा होता है कि प्रोटॉन की खोज जो होती है वो गोल्डस्टीन ने की थी। 9th तक की बुक्स में यही लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ये ऑप्शन है कि गोल्डस्टीन ने की या रदरफोर्ड ने की, मतलब दोनों ऑप्शन आपको दिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं वहाँ पर, तो फिर उसमें आंसर जो सही होगा वो होगा रदरफोर्ड। तो खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, सबसे पहली बात प्रतीक क्या है? प्रतीक है न्यूट्रॉन का स्मॉल n, और स्मॉल n में भी एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, नीचे 0 और ऊपर 1। अब ये ऐसा क्यों है ना, ये भी थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। ओके, आगे पढ़ते हैं इसका आवेश। इस पे आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है, तो ये होता है विद्युत उदासीन। इस पे कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता है। इस पे कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता है। ओके, आगे होता है द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान ग्राम में और एएमयू में आपको दोनों में याद करना है। तो इसका जो ग्राम में द्रव्यमान है वो है इसका 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और एएमयू में है 1.00867 एएमयू। इसके बाद आते हैं इसके खोजकर्ता। इसके खोजकर्ता है चार्टविक। तो यहाँ आपके परमाणु की डेफिनेशन, अणु की डेफिनेशन और परमाणु के मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। अब आप सोचेंगे कि हम इस वीडियो को क्यों पढ़ें, हम इसमें से क्यों पढ़ें, हम किसी और में से भी तो पढ़ सकते हैं, ज़रूरी थोड़ा हमें इसी वीडियो में से पढ़ना है। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, इस वीडियो से पढ़ने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप इस वीडियो से पढ़ने से आप पढ़ने के साथ साथ, समझने के साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर स्क्रीन पर प्रॉपरली नोट्स लिखे हुए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने वीडियोस बना सकते हैं, सॉरी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एक साथ दो काम हो जाएंगे, इसलिए आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली आपके पास इस तरीके की वीडियोस आएँ और आप अपनी पढ़ाई को घर बैठे भी अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ। ओके।